तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है टू एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन एसिडिक होगा और क्यों होगा। तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है। तो सबसे पहले आप बना लो फिनॉल, ठीक है, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमें लगा देना है नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम कह देंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से अगर ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल आपको बनाना है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी वर्ड आप कब यूज करते हो, वी यूज दिस फॉर ईथर्स। ठीक है, और क्योंकि मीथेन लगा हुआ है इसका मतलब OCH3 ग्रुप के लिए आप मिथॉक्सी वर्ड यूज करोगे। तो देखो एक तरफ तो आपका फिनॉल है ही है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, OCH3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन होगा जो कि ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कंट्रीब्यूट करेगा फिनॉल के लिए। देखो सबसे पहले तो हम खुद फिनॉल का जो नेचर है ना उसको समझते हैं। जो फिनॉल होता है उसके पास में क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, और इन लोन पेयर्स को दे देने की वजह से बेंजीन रिंग को इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी कि ये कैसा होगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है वो है बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है बेंजीन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो अगर ऑलरेडी अब बेंजीन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है फिनॉल की वजह से, तो कोई भी इस तरह का ग्रुप जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सके, तो वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा डेंसिटी आ गई है बेंजीन के ऊपर ड्यू टू फिनॉल उसको बैलेंस करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है OH जैसा जो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और दूसरी तरफ उसी एक्स्ट्रा चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए नाइट्रो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। तो एक तरीके से नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है कि इस बेंजीन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज है या डेंसिटी है उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम मिथॉक्सी के केस में बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है OH जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है बेंजीन रिंग को, राइट। दूसरी तरफ यहाँ पे OH3 ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही है। तो दोनों के दोनों ग्रुप्स, चाहे OH की बात करो चाहे मिथॉक्सी की बात करो, वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं बेंजीन के ऊपर। इससे होगा ये कि जो बेंजीन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और किसी भी तरह का चार्ज अगर ज्यादा होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज, तो वो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, कम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर स्टेबिलिटी है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के या एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो OCH3 के प्रेजेंस में कम हो जा रही है, राइट, स्टेबिलिटी कम हो रही है। बट नाइट्रो ग्रुप के होने की वजह से एक्चुअली इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो एक तरीके से जो बेंजीन के ऊपर चार्ज है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा बना हुआ है। जबकि इस केस में आप देख सकते हो कि वो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, जबकि यहाँ पे ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। आई गेस कि आपको ये बातें जो है ये तो समझ में आ गई है। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है देन दैट ऑफ ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। अब आप खुद सोचो यार कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कई बार समझा चुकी हूँ अपने क्लासेस के बीच में, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है वो भी यही बात कहता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, हाइड्रोजन H+ आयन को रिलीज करे, ठीक है, H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखे, उसको हम क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं, बेस्ड ऑन अर्हेनियस थ्योरी। और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आप ये बात इस चीज को प्रूव कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि इन दोनों ही केस में आपको क्या लगता है कि किस केस में H+ आयन का निकलना फिनॉल के अंदर ज्यादा आसान है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जबकि जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से जो बेंजीन रिंग है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सी बनी रहेगी क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी। तो ऐसे में उसकी जो एक टेंडेंसी है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को लेने की वो बराबर बनी रहेगी। यानी कि एक तरफ से जो ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बेंजीन को कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेकर कौन जा रहा है, नाइट्रो ग्रुप। इस तरीके से होगा क्या कि जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा।
ठीक है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन को दे रहा है, तो ऐसे में ऑक्सीजन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन के सप्लाई की जरूरत है, तो वो हाइड्रोजन से कहेगा कि तुम बाहर निकल जाओ H+ की फॉर्म में, और जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे H+ से निकलने के बाद में जो एक्स्ट्रा चार्ज बच जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एक तरीके से इस बेंजीन को और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने में हेल्प करेगा इस ऑक्सीजन की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का H+ आयन का निकलना है वो काफी आसान हो जाता है अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ के रखें। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ रही है तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि एसिडिटी सिस्टम की भी बढ़ रही है, यानी कि H+ आयन का निकलना ज्यादा आसान हो रहा है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें OCH3 की, तो OCH3 क्या कर रहा है कि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, OH भी क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। ऐसे में होगा क्या कि जो आपकी बेंजीन रिंग है वो तो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे में वो चाहेगा ही नहीं कि वो इस ऑक्सीजन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो बराबर बना रहेगा, टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन्स OCH3 के यहाँ से भी आ रहे हैं, तो उसको O और H बॉन्ड को कहीं से भी वीक करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो OH बॉन्ड है ये बराबर इसी तरह से बना रहेगा और हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के ऑक्सीजन को नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ सिस्टम की स्टेबिलिटी तो कम हुई हुई, और साथ ही साथ जो एसिडिक बिहेवियर है आपके इस मॉलिक्यूल का वो भी अब पहले से कम हो गया। ठीक है, हो गई इतनी बात क्लियर? तो देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा जो एसिडिक बिहेवियर है बेंजीन रिंग का वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे सिस्टम के अंदर उतना ही जो एसिडिक बिहेवियर है वो कम हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि जो बेसिक बिहेवियर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली बेसिक नेचर को बता सकते हैं कि बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको कंपेयर करके पढ़ना होता है। तो अब आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे जो खास खास बातें जो हमें देखनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, फर्स्ट पॉइंट, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि OCH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है किसकी, फिनॉक्साइड आयन की, क्योंकि जब ऑक्सीजन के ऊपर से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पीछे जो हमारे पास में फिनॉल से फिनॉक्साइड बनेगा। देखो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को डिटेल में वैसे तो ये बताया था, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए तो फिनॉल का क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड। और आप सभी जानते हो कि जो फिनॉक्साइड आयन है वो काफी स्टेबल होता है, और उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल भी रहा है तो भी रेजोनेंस की वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो हाइड्रोजन का निकलना आसान तब ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो H+ निकलेगा, और H+ निकलेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, जो कि ऑलरेडी काफी स्टेबल होता है। जबकि अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ही होता है H+ का निकलना। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार से वापस रिपीट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फिनॉल से क्या बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन काफी स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो जितना आसानी से फिनॉक्साइड बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सिस्टम की, उतना ही एसिडिक बिहेवियर होगा, और ये सब तब पॉसिबल हो पा रहा है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसा कि नाइट्रो ग्रुप, ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन डिटेल में एक बार दे दिया। अगर आप पहली पहली बार ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आए, तो जो भी कुछ मैंने बोला है एक बार उसको वापस से आप रिपीट कर लेना, एक बार वापस से इस वीडियो को सुन लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि अगर हम OCH3 की बात करें तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑलरेडी OH क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये भी क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे कि जो आपका बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज, राइट। जबकि जब नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पहले भी बढ़ रही है,
फिनॉल की वजह से, लेकिन नाइट्रो ग्रुप के हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इससे आपका सिस्टम और ज्यादा पहले से स्टेबलाइज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अगर कोई ग्रुप देने वाला है तो दूसरी तरफ कोई लेने वाला भी है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा चार्ज बना हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप इसको फिगर से देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है OH का, उसके पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा, जिससे कि नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशंस। ठीक है, इनके हम लोग कई बार पहले भी रेजोनेंस कर चुके हैं, तो ये आप जानते हो। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जो है ये ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ऑर्थो पोजिशन पे है। तो ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है बेंजीन के ऑर्थो पोजिशन पे, इसको स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा, नाइट्रो ग्रुप, बिकॉज ऑफ बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। ठीक है, जबकि अगर यहीं पे हम OCH3 की बात करें तो अभी भी OH के पास क्या है, लोन पेयर है, जो कि ये देगा बेंजीन रिंग को। अगेन से नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। ऑर्थो पोजिशन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ऊपर से OCH3 जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। मतलब पहले से ही किसी के पास में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। मतलब आप ऐसे समझ लो, नेगेटिव चार्ज को आप एक दुख की तरह मान लो। एक इंसान ऑलरेडी बहुत दुखी है, उसको दुखी करने के लिए बाहर से और कुछ ज्यादा लोग आ गए, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कुछ ना कुछ सामान घर का तोड़ देगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी होती है कि OCH3 ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और उसमें आंख में घी डालने का काम OCH3 कर रहा है, जिससे कि सिस्टम कैसा हो जाएगा, डिस्टेबलाइज। और ऐसे में जो ये हाइड्रोजन है, इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो फिनॉक्साइड आयन का बनना भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। ठीक है, वो नहीं बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन नहीं बनेगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जबकि NO2 की प्रेजेंस में फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सो आई गेस कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली ये समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैंने कहा है। और आप चाहे तो एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पे खत्म हो चुका है, तो अगर आपने इतना पार्ट समझ लिया है तो क्वेश्चन तो डन है। लेकिन फिर भी अगर किसी को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने नहीं आते तो उनके लिए मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रही हूँ। बट अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने आए थे तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं। बट जिनको नहीं पता है कि किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं फिनॉल के लिए नाइट्रो ग्रुप या OCH3 के साथ में, वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो देखो शॉर्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। जैसे ये है आपका OH और यहाँ पे लेट्स से नाइट्रो ग्रुप है, तो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो जाके शिफ्ट हो जाएंगे, और जिससे कि बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी आपके शिफ्ट होने लगेंगे। किस तरह से शिफ्टिंग होगी वो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए तो उसके खुद के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड कुछ इस तरह से। अब ये वापस से नेगेटिव चार्ज जो है और ज्यादा डीलोकलाइज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो वो कार्बन चाहेगा कि वो और ज्यादा इस चार्ज को स्टेबल कर सके, राइट। तो ऐसे में ये क्या हो गया, ये हो गया OH पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया बॉन्ड आपका कुछ इस तरह शिफ्ट हो गया, फिर नेगेटिव चार्ज इधर आया, फिर वापस से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा ड्रॉ करने होंगे आपको। तो फाइनल जो आपका स्टेप है वो क्या आ जाएगा, जिसमें अगेन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड कुछ इस तरह से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और ये नेगेटिव चार्ज इधर। अब अगर वापस से हम बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे तो हमें वही पहले वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ हुए स्ट्रक्चर्स किसके, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन के। यहाँ पे आप नाइट्रो ग्रुप भी ड्रॉ कर लो, मैंने नाइट्रो ग्रुप में ड्रॉ करना भूल गई हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी, चाहे तो नहीं, एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे OCH3 के लिए बनाने होते तो मैं किस तरह से बनाती, बिल्कुल इसी तरह से, कोई कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे लगा है आपका OH ग्रुप, यहाँ पे है OCH3। ठीक है, एक्चुअली जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बात समझने की उसके बाद में है। तो यहाँ पे ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, नेगेटिव चार्ज इधर आया। अब ये नेगेटिव चार्ज खुद को स्टेबल करने के चक्कर में दूसरों के बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, जिससे कि जो नेक्स्ट नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, OH प्लस, बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट, ये हुआ नेगेटिव, ये आया चार्ज इधर। अगेन ये खुद को चार्ज स्टेबलाइज करने के चक्कर में बॉन्ड की फर्दर शिफ्टिंग करेगा, जिससे कि ये कुछ आपके पास में इस तरह का सिनेरियो बन के आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगेन अगर फिर से शिफ्टिंग होगी तो आपको फिर पहले वाला स्ट्रक्चर यहाँ से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपको देखो एक बार तो यहाँ मिल रहा है, फिर आप देख रहे हो कि जब ये चार्ज जो है ये आपको यहाँ पे भी नेगेटिव एक देखने को मिल रहा है, यानी कि पैरा पोजिशन पे। फिर से यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, शायद आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो जाए।
तो यहाँ पे देखो मैंने नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर रखा है, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ठीक है। और एक और बार मुझे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है इस ऑर्थो पोजीशन पे। तो एक्चुअली आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे, और नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को लेगा, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग के ऊपर वो कम हो जाएगी, और इससे आपका सिस्टम स्टेबल होगा। जब ये सिस्टम स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन का निकलना भी पहले से आसान हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। जबकि यहीं पे अगर हम OCH3 के केस की बात करें तो नेगेटिव चार्ज तो अभी भी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही आ रहा है, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पे। बट इस बार जब आपका ऑर्थो पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर से मैं OCH3 लिखना भूल गई हूँ, आप लोग यहाँ पे OCH3 को ड्रॉ कर लेना। तो ये है आपका एक OCH3, ठीक है, उसको वहां पे ड्रॉ कर लेना, एंड दिस इज OCH3। तो अब क्या होता है कि जो आपका OCH3 है ना वो खुद कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से ये भी रिलीजिंग नेचर का है, तो ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी हद तक बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी बेंजीन डिस्टेबलाइज हो जाएगी और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से निकल पाना और ज्यादा पहले से मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो ये था बहुत लंबा एक एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑल्दो अगर आप लोगों को बेसिक चीजें पुरानी पता है तो आपको इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बट अगर पहली पहली बार को ये वीडियो देख रहा है या इस तरह का कॉन्सेप्ट को समझ रहा है तो उसके लिए IKS की मैंने जितनी डिटेल दे सकते थे उतनी आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसी तरह से डिटेल में क्वेश्चन नंबर 16 को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून।